हेलो नमस्कार मेरे पीएम एसएसबी के टॉपरों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पीएम एसएसबी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए पेपर बिल्कुल इसी तरह से आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सीधा पेपर में देखेंगे तो वह आपको छपे के छपे रह जाएंगे, बिल्कुल आपको उनको हल करने लगना है। तो ठीक है, तो इसीलिए आपको यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, पहले आपको आएगी गणित, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, साइंस आएगी, फिर जीके आएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगे। 4 सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले गणित को हल करेंगे। जो इन सवाल हल करने के होंगे वे हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न क्या है, 5 के 3 क्रमागत गुणांकों का योग कितना है? 285। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 5 के 3 क्रमागत गुणांकों का योग पूछा है। देखो, इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा, फिर हम इसको ऑप्शन में टिक लगाएंगे। टिक लगाने के लिए आपको आएगा। देखो कैसे हल करेंगे, देखो इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ पर देखो हमने हल किया है। देखो 5 की क्रमागत संख्याएं बोली, 3 क्रमागत, तो 5 की क्रमागत गुणांक क्या होती है? देखो 5 का गुणांक पूछा है। गुणांक मतलब कहता है, जैसे आपने 5 का पहाड़ा पढ़ा। 5 का पहाड़ा क्या होता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौके 20, यही बनता है। अब आप देखेंगे कि इनमें अंतर कितने का है। 5 का अंतर है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 15 में से 10 घटेंगे तो फिर 5 बचेगा, फिर ये संख्या से घटाएंगे तो 5। यानी आप कहेंगे हर एक संख्या में यानी पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो मान लिया हमने कि पहली क्रमागत संख्या क्या है? एक्स। एक्स क्यों माना? एक्स इसलिए माना भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, 5 के 3 क्रमागत। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई 5 से शुरू हो रहा है, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। इसलिए हमने मान लिया कि भाई पहला क्रमागत संख्या क्या है? एक्स। तो इसकी आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? एक्स धन 5, क्योंकि अभी हमने देखा आगे संख्या क्या है? 5 जोड़ जोड़ के बन रही, 5 क्रमागत निकालना तो एक्स धन 5 होगा। और इससे अगला क्या हो जाएगा? एक्स धन 10, क्योंकि एक्स धन 5 इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? एक्स धन 10 बनेगा। आया बात समझ में? तो 5 के 3 क्रमागत गुणांक कौन हो जाएंगे? एक्स, एक्स धन 5 और एक्स धन 10। बात समझ में आई? अब देखो प्रश्न पढ़ना। प्रश्न में क्या लिखा है? उनका योग 5 के 3 क्रमागत गुणांकों और उनका योग कितना दिया आपको? 285 दिया। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उनको हल कर पाएंगे। अब गुणांकों का योग दिया हमने, 3 गुणांक ये निकाल लिए। कौन कौन थे? एक्स था, एक्स धन 5 था और एक्स धन 10 था। इनका योग करना है। योग आनी होता है जोड़ना, तो इनको आपको जोड़ देना है। बराबर में कितना लिखेंगे? 285, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि इनका योग 285 है। बस अब इनको जोड़ देना है। जोड़ दीजिए। एक्स में एक्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3x आएगा। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएंगे। ठीक है, 15 का फिर पक्षांतर यहाँ पर कर दिया। 285 में से 15 घट जाएंगे, कितना बचेगा? 270। अब यहाँ से 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 270/3। यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, ऊपर आएंगे 90। बटे में 1 रहेगा तो बटे का 1 नहीं लिखते, तो क्या जाएगा आपका आंसर? 90 है, जो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है इसका 90 आंसर। एक्स का मान निकला 90। अभी हमारा आंसर नहीं आया। एक्स से जो एक्स का मान निकल आया, यानी वह संख्या है जो पहले एक्स एक्स से शुरू हो रही, मैंने 90 से शुरू हो रही होगी। अब प्रश्न में पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो पहले सबसे छोटी पूछते तो 90 हो जाता उसका आंसर। लेकिन प्रश्न में पूछे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ पर हमने क्रमांक संख्या मान एक्स धन 10, तो इसमें आपको एक्स का मान धर देना है। एक्स का मान 90 रख देंगे, 90 धन 10 बनेगा। 90 धन 10 क्या हो जाएगा? 90 धन 10 हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 90 धन 10 रखेंगे तो 100 आंसर आएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से आपको आंसर मैथ के जो सवाल रहेंगे उनको हल करना है और फिर उसमें टिक लगाना है। बात समझ में आया? अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, देखो जल्दी से देख लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है ऋण 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम पूछा है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है भाई साहब? योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? ऋण से गुणा कर देते, जो संख्या दी होती है उसमें हम केवल ऋण से गुणा करते हैं। जैसे ऋण 7/19 था, रखिए 7/19 था, इसमें ऋण से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? धन के 7/19। अब धन के 7/19 आपको कहाँ दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। ए की पावर 4, ए की ऊपर 4 की घात धन 2 धन 1/a⁴ का मान क्या होगा जब ए का मान कितना है? √3 हो। ए का मान कितना दिया हमें? √3, और इसका मान हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे, फिर ए का मान रख देंगे। आप चाहे डायरेक्ट रखेंगे तो आंसर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए आपको पहले इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर हमने आपको बताया ना, इस तरह से आपको हल करना है। ये रहा आपका सवाल। A4 धन
2 धन 1/a⁴ का मान क्या होगा जब a का मान √3। यह सवाल था। अब इसको हमने हल किया। देखो आप देख रहे होंगे a4 धन 2 धन 1/a4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों लिख सकते हैं इस तरह से, हम समझाते हैं आपको क्यों लिख सकते हैं। देखो यदि हम एक संख्या मान लें a वर्ग और दूसरी संख्या मान लें 1/a वर्ग। देखो इस तरह की सर्वसमीकरण तो आपको यह पता होगी। सर्वसमीकरण क्या होती है, धन b का स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन के 2b। किस किस को यह सर्वसमीकरण पता है, यह हमें बताना है। ठीक है, यह सर्वसमीकरण होती है। अब इसमें हमने a का मान क्या रख लिया, a वर्ग, b का मान क्या रख दिया 1/a वर्ग। सर्वसमीकरण लगा दी। a का वर्ग, यहाँ पर देखो a वर्ग होता था, माने संख्या पहली a वर्ग का a वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा a⁴ आएगा। तो इसी तरह से 1/a वर्ग का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a4 धन के 2ab। यहाँ पर ये लिखा है ना 2ab, तो यहाँ पर धन 2 गुणित a का मान कितना है, a का मान हमने रखा था a वर्ग। ठीक है, यहाँ पर a वर्ग रहेगा। ठीक है, a वर्ग गुणित 1/a वर्ग, यहाँ पर a वर्ग आएगा। a वर्ग से a वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 2 बचेंगे। यानी इस तरह से समीकरण बनेगा इस तरह से बनेगा। अब आप देख रहे हैं ऐसा पहले हमें प्रश्न में दिया था, इसलिए हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं आई समझ में, आप अच्छे से समझना, वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो हम इस बार समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, हमने बताया कैसे लिखना है। अब इसमें आपको a का मान √3 रख देना है। जहाँ पर भी आपको a दिखे आंखें मीच के a का मान √3 रख देना है। जैसे a वर्ग तो √3 का वर्ग हो जाएगा, फिर 1/a वर्ग यानी 1/a का वर्ग मतलब √3 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमें a का मान √3 दे रखा है। इसको हल करेंगे तो √3 का वर्ग, वर्ग से √ कट जाएगा, ये वर्ग से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 3 धन 1/3 बचेगा। इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा 3, इनका बटे में 1 रख लेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, 1 का 3 में भाग देंगे तो इसको आपको हल कर लेना। ठीक है, 9 धन 1 बचेगा, यानी यहाँ पर वर्ग रहेगा 9 और 1 10/3 का वर्ग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 100/9। 100/9 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया है। ठीक है, 11 से 1/9 क्या करना है आपको 100 में बस 9 का भाग लगा देना। 100 में 9 का भाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 11 सही 1/9, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगला देखिए चौथा प्रश्न क्या है, क्यू किस मान के लिए समीकरण क्यू एक्स वर्ग धन 6x धन 9 बराबर 0 के मूल बराबर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हल होगा। क्या लिखा है, मूल बराबर, मूल बराबर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें समीकरण हल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखे होंगे कि मूल जब बराबर हो तो क्या कंडीशन होती है। देखो इसको कैसे हल करना है, इस तरह से आपको हल करना है। क्या लिखा है समीकरण, ये देखे लिखे ना क्यू एक्स वर्ग धन के 6x धन 9, यह समीकरण दिया है। अब पूछा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर मतलब डी का मान क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया मूल बराबर होंगे तो डी बराबर 0 आएगा। डी का मान क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डी बराबर क्या होता है भाई साहब, बी वर्ग ऋण के 4ac होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना, डी का यह सूत्र होता है बी वर्ग ऋण के 4ac। डी की जगह पर हमने यह लिख दिया बी वर्ग ऋण के 4ac। बस आपको क्या करना है, इसमें मान धर देना है। मान कहाँ से रखेंगे, देखो यह जो समीकरण दिया है इसी से आपको मान धर देना है। जैसे ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान होगा क्यू। ठीक है, बी का मान क्या हो जाएगा 6 और सी का मान क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब जहाँ ए दिखे वहाँ पर आपको क्यू रखना है, जहाँ बी दिखे वहाँ पर आपको 6 रखना है, और जहाँ सी दिखे वहाँ पर 9 रखना है। बात आ रही समझ में, बिल्कुल जल्दी से आप रख दीजिए। जैसे यहाँ पर बी वर्ग कहा तो बी वर्ग मतलब 6 का वर्ग, तो यहाँ पर हमने 6 का वर्ग लिख दिया, ऋण लगा इसलिए ऋण लगा दिया। अब यहाँ पर 4 लिखिए तो जो होते हैं 4 लिख देंगे। ए का मान कितना है क्यू, क्यू रख दिया। सी का मान कितना है 9, तो 9 रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, करिए। यहाँ पर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, ऋण के 4 का 9 में गुणा कर देंगे, कितने 4 नाम 36, 36 लिख दे। क्यू का गुणा तो करेंगे तो क्यू आ जाएगा, 36 क्यू हो जाएंगे बराबर में 0। अब यहाँ पर धन के 36 थे, इनका पक्षांतर कर देंगे, तो धन के 36 थे, इनको हम ज्यों को त्यों लिख रहे हैं। ऋण के 36 क्यू को इस तरफ ले आएंगे। कोई भी संख्या है जो वह बराबर की इस तरफ से उस तरफ जाए या फिर उस तरफ से इस तरफ, यानी वह बराबर को नाकती है तो वह संख्या का चिन्ह पलट जाता है। जैसे ऋण के 36 की क्यू थे तो इस तरफ आएंगे तो धन के 36 क्यू बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। आपको यहाँ से क्यू का मान निकाल लेना, तो 36/36 काट देंगे तो एक आंसर आएगा। क्यू बराबर कितना आ जाएगा, एक आंसर आएगा। आप जल्दी से ऑप्शन को देख लेना है किस ऑप्शन में एक लिखा है, तो आप कहेंगे कि चौथे आंसर में एक लिखा है, तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आया बात समझ में। पांचवा प्रश्न देखो क्या लिखा है, एक कमरा 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है।
कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता होती है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ना, बिल्कुल प्रश्न है जो परीक्षा में छप सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखो, जो कुछ प्रश्न में दिया था भाई हमने लिख लिया, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना आपको परीक्षा में नहीं करना, आप डायरेक्ट उड़ा देंगे। ठीक है, जैसे कमरे की लंबाई कितनी थी, 10 मीटर थी, चौड़ाई कितनी थी, 8 मीटर थी, ऊंचाई कितनी है, 3.3 मीटर है। अब हमें कमरे का आयतन निकालना है। कमरे का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो यह है जो घनाभ बन रहा है, 10 मीटर है, 8 मीटर और 3.3 कमरा है जो कैसे घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र लगा दे। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई क्या है आपकी 10 मीटर है, चौड़ाई क्या है आपकी 8 मीटर है और ऊंचाई क्या है 3.3 मीटर है। तो इसमें आपको मान धर देना। अब इनको गुणा कर लेंगे तो आपको 264 मीटर क्यों लिखेगा। मीटर क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयतन लिखा है, आयतन है हमेशा घन मीटर में लिखते हैं। ठीक है, अब इसका पूछा प्रश्न क्या था आपसे, यह नहीं पूछा था कमरे का आयतन नहीं पूछा था उन्होंने क्या कि अभीष्ट व्यक्तियों की संख्या, यानी उस कमरे में अधिकतम कितने व्यक्ति बन सकते हैं। तो क्या करेंगे, जितना कमरे का आयतन निकला, ठीक है, तो उसमें हम प्रत्येक व्यक्ति का भाग लगाएं, यानी एक व्यक्ति है जो कितनी जगह घेरता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे हम आपसे कहें कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो एक केले का मूल्य क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे 60 में 12 का भाग लगाते हैं। वैसे ही इसी यहाँ पर करना है हम कि कमरे का आयतन हमें पता है 264 और एक व्यक्ति है जो तीन तीन घन सेंटीमीटर की जगह घेरता है, तो 264 में हम 3 का भाग लगा देंगे। 264 में आपको 3 से भाग लगाएंगे, काट देंगे, 3 एक कम 3, यहाँ से काट 3 24, 25 26 बचे 2, 3 24, यानी 88 आपका आंसर। 88 व्यक्ति हैं जो कमरे में बन सकते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। अगला देखिए 6वां प्रश्न क्या है, दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। देखो, यहाँ पर आपने 2 बिंदु मान लिए हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। इसके बीच की दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर इसकी दूरी है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ए से बी की ओर, यहाँ से ए से बी की ओर कितनी रफ्तार से जा रहा है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। जबकि यहाँ पर एक दूसरा साइकिल सवार है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बी से ए की ओर, माने उल्टा चल रहा है, बी से ए की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। लेकिन अब प्रश्न में समझना है, प्रश्न में क्या कहा गया है, ए से कितनी दूरी, देखो प्रश्न में क्या कहा गया था कि यहाँ पर देख रहे हो आप, यह लिखा है आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार, यानी जब पहले ये व्यक्ति से कहा कि तुम चल जाओ, कब तक, आधे घंटे जब यह वाला व्यक्ति चलेगा उसके बाद बी ने चलना शुरू किया है। तो यानी ए है जो पहले कितना 4 किलोमीटर अधिक चल गया होगा। ठीक है, अब इसको समझना है कैसे, यहाँ पर हमने हल करके समझाया गया है। देखो ये रहा, यह हमने आपको अभी प्रश्न में समझा दिया है। ये क्या है, ए और बी के बीच की 22 किलोमीटर दूरी दी है। ए है जो 8 किलोमीटर, पी है, पी हमने कोई व्यक्ति का मान लिया कि पी व्यक्ति है जो ए से बी की ओर जा रहा है, उस भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। और यह है जो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 1 घंटे में 8 किलोमीटर तय करता है, तो आधे घंटे में कितनी करेगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, और आधे घंटे बाद बी स्टार्ट होगा, बी ए की ओर आएगा, तो बी ए की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। अब देखो बी भी इस तरफ आ रहा है और पी भी इस तरफ से जा रहा है, तो यानी दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों की स्पीड हैं जो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने पी और क्यू की सापेक्ष समय निकाल लिया, कितना समय लगेगा, देखो टोटल दूरी कितनी बची, 22 थी, 22 में से ए ने आधा घंटा पहले 4 किलोमीटर चल ली, तो 22 में से 4 का टाइम क्या बचेगा आपका, 18 बचेगा, यानी 18 किलोमीटर की दूरी है जो भाई दोनों को तय कर, दोनों है जो साथ में तय करेंगे, तो दोनों की स्पीड क्या जोड़ देंगे, पहले यह 10 किलोमीटर से इस तरफ चलेगा और यह है 8 किलोमीटर से, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18, तो 18 का इसमें भाग लगेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 1 घंटा समय है जो 1 घंटा लगेगा। यानी जब एक के आधे घंटे बाद भी दोनों हैं जो 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो आधे घंटे में ए है जो कितनी दूरी तय करता था 4 किलोमीटर और 1 घंटे में कितनी करता है 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो आपका 12 किलोमीटर है जो आंसर आएगा। यहाँ पर देखो एक कर दिया हमने। अब आपको अच्छे से इसको देख लेना है, आराम आराम से देखना है, प्रश्न समझ में आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगला देखिए क्या है, युगपथ रेखिक समीकरण 3x ऋण y बराबर 5, दूसरा समीकरण दिया 6x ऋण 2y बराबर 10 कि कितने हल हैं। इसमें आपको हल बताने हैं।
आपने सभी इनको हल किया होगा। कैसे हल करते हैं देखो, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। 7वां सवाल है, यहाँ पर देखो ये हल किया है। दो आपको समीकरण दिए थे। पहला समीकरण 3x ऋण y बराबर 5, दूसरा समीकरण है 6x ऋण 2y बराबर 10। अब आपको क्या करना है, इनको आपको समीकरण जो दिए गए हैं इनको आपको इस तरह से, जो यहाँ पर 5 बराबर में थे उसको आप इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x ऋण y ऋण के 5। हमने अभी बताया था कोई भी संख्या बराबर के इस तरफ या फिर उस तरफ जाए तो वह उसके चिन्ह पलट जाते हैं। धन की 5 थे, ये वाला लाएंगे तो ऋण की 5 बनेगा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 6x ऋण 2y ऋण की 10 बराबर 0 बनेगा। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण किससे, a1x धन b1y धन c1। आपको याद आ रहे होंगे ये सवाल आपने किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने भी कराए हैं आपको। तो a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 के मान मिल जाएंगे। a1 का मान कितना, इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान आएगा आपका 3, यहाँ से करना है। तो a1 का मान कितना आ जाता है 3। b1 का मान क्या आ जाएगा, बाई के अंक की संख्या लिखना, गुणांक देखना है। तो बाई के अंक को संख्या नहीं है तो हम उसको 1 मानेंगे। तो b1 का गुणांक कितना आ जाएगा ऋण 1। c1 का मान कितना आएगा ऋण के 5। इसी तरह से आपको a2 के निकालना है। a2 के मान आपको देख रहे होंगे 6, b2 के मान कितना दिया है ऋण 2, c2 का मान कितना है ऋण के 10। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आपको मिल गए। बस आपको इनका अनुपात कर देना है। जैसे a1 बटे a2 निकाल लेंगे तो a1 बटे a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बटे 6। इनको काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से b1 बटे b2 निकालना है। b1 बटे b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b1 का मान ऋण 1 बटे b2 का मान ऋण 2। तो ऋण से ऋण कट जाएगा यानी 1 बटे 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको c1 बटे c2 निकालना है। c1 बटे c2 यहाँ पर निकाला ऋण 5 बटे ऋण 10। तो पहले ऋण से ऋण काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 5 दूनी 10, 1 बटे 2 इसका भी आंसर आएगा। अब देखो 1 बटे 2 इसका आंसर आ रहा है, 1 बटे 2 इसका आंसर है, 1 बटे 2 यानी तीनों है जो आंसर समान बराबर हैं। यदि संख्या बराबर है तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होंगे। अब आपने पढ़ा होगा यदि तीनों हैं, तीनों के मान बराबर आते हैं तो वे समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। तो अनंत हल होते हैं। अब आपको देख लेना किस ऑप्शन में यह लिखा है। तो अनंत हल है जो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 8वां सवाल क्या है, यदि ax पर धन bx धन c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे कैसे हो, व्युत्क्रम हो, तो बताना क्या बनेगा। तो यदि ax वर्ग धन bx धन c के मूल व्युत्क्रम, देखो गुणनफल है जो 1 होगा, व्युत्क्रम होंगे तो उनका गुणनफल 1 होगा। जैसे कोई हम दो मूल मान लें, पहला मूल अल्फा मान लिया, दूसरा मूल मान लेते हम बीटा है, ठीक है। इनका गुणनफल निकालेंगे तो यानी गुणा लगा देंगे, वह उनका गुणनफल कितना होता है 1 होता है। आपने पढ़ा होगा कि शून्यों का गुणनफल कितना होता है c बटे a होता है, बराबर कितना आ जाएगा 1। अब a का पक्षांतर कर देंगे तो c बराबर a मिलेगा। तो c बराबर a कहाँ पर लिखा है, ए लिखा है ऑप्शन नंबर 3। चाहे आप a बराबर c पढ़ें या फिर c बराबर a पढ़ें, बहुत बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे, ठीक है। अगला देखेंगे 9वां सवाल क्या है, यह संख्या आपको मिली, इसका हमसे क्या पूछा है, घनमूल पूछा है। 0.0000216 का घनमूल बताना है। घनमूल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर देखो घनमूल निकाले, ये लिखा है, ठीक है। ये सवाल आपका यहाँ पर देखो क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो आपको यदि वर्गमूल पूछते तो आपको इस तरह से करनी लगा के संख्या को लिख देनी थी, लेकिन घनमूल पूछा है यानी घनमूल का मतलब होता है 1/3 की घात। तो घनमूल यह संख्या लिखी थी, सबसे पहले हम इसको अंश भिन्न के रूप में बदल देंगे। 0.000216 लिखी है, इसको हम भिन्न के रूप में बदल देंगे। भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, ऊपर की संख्या ज्यों कितने लिखें, ऊपर कितने थे 216, तो ऊपर 216 लिख देंगे। अब दशमलव का लिखेंगे हम 1, उसके बाद देखेंगे कितने शून्य, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 शून्य रख दिए। ऐसा ही आपको भी करना है। कभी भी कोई संख्या दे दी जाए, दशमलव की संख्या दी हो, उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, दशमलव का 1 लिखते हैं और 5 से जितने भी अंक होंगे उतने शून्य रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिए 216। 216 है जो भाई साहब, यह 6 का घन करेंगे तो हमें 216 मिलता है, ठीक है। तो याद रखना 6 का घन 216 होता है। तो 216 की जगह पर हमने 6 का घन लिख दिया। और है जो यह है जो 10 की पावर 6, आपने पढ़ा होगा जिसकी ऊपर जितनी घात होती है उतने ही अंक होते हैं। तो यहाँ पर 6 अंक थे, 6 शून्य थे, यानी 10 के ऊपर हमने 6 की घात लिख दी। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो
6 के ऊपर 3 है, यानी ऊपर कोष्ठक में लिखा 1/3, यानी हर एक संख्या के ऊपर 1/3 की घात है। तो 6 के ऊपर 3 की घात गुणत 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 6 के ऊपर 1 की घात। तो 1 को नहीं लिखा जाता, इसलिए 6 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नीचे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी क्या बचेगा 2, यानी 10 के ऊपर 2 की घात बनेंगे, 10 के ऊपर 2 यानी 100। तो 6/100 आएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06, 0.06 इसका आंसर है। अब आपको ऑप्शन मिला लेना किस ऑप्शन में लिखा है। तो 0.06 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, यह इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन है जो कोई भी आंसर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक एक आपको चीज़ समझा रहे हैं और उसको हल कर रहे हैं। ठीक है, और आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको हल सहित आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखो 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न आपको यह संख्या दिख रही है। अब आपको इससे डरना नहीं है, बिल्कुल हम चुटकियों में इसको उड़ा देंगे। इसको बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए तो इसको हम देख लेते। 10वां सवाल है, यह संख्या लिखी, यह सवाल लिखा था, इसको हमें हल करना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब x के ऊपर ऋण की घात हो, जैसे कोई भी संख्या जैसे 2 लिखी, 2 के ऊपर यदि ऋण 3 की घात या फिर ऋण 4 कोई भी संख्या की घात है, तो उसका मतलब क्या होता है, वह संख्या बटे में है, 1/2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो बराबर हैं। ठीक है, यह इसका मान है और इसका मान है जो एक सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे x की पावर b ऋण a लिखा है और यहाँ पर लिखा है x की पावर c ऋण a लिखा है। जैसे हम क्या करें, तो x की पावर b को तो हम जगह रहने दें, क्योंकि b है जो धन की है, लेकिन x के ऊपर ऋण a जो है, इनको हम पलट देंगे तो बटे में x ही आएंगे। बात समझ लेंगे ना अच्छे से। यहाँ पर देखो x की पावर धन के c, तो धन के c है तो जंग तक रखेंगे, लेकिन x की पावर ऋण है, इनको हम बटे में लिखेंगे, यानी 1/x/a आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से आपको सब में कर देना है, कर लेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, फिर आप पूरा कर लेंगे। इतना यदि आप कर लेंगे तो फिर क्या करना है, आपको इनका लघुत्तम लेना है। इन 3 जनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, x की पावर a, यह इसका लघुत्तम आएगा। तो यहाँ पर बटे में x की पावर a लिख लिया। अब 1 के बटे में क्या कोई संख्या नहीं, तो 1 होगी, वो होगी कि नहीं। अब 1 में 1 का x बटे x की पावर a में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, x की पावर a बार, तो ऊपर x की पावर a आ जाएगा, बाकी संख्या जो की रहेगी x की पावर b धन x की पावर c। यहाँ पर भी इसी तरह से होना, x की पावर b है जो इसका लघुत्तम आएगा, इसका लघुत्तम x की पावर c आएगा। ठीक है, लिख लेंगे और फिर इनको ऊपर गुणा कर देना। अब जो बटे में है इनको हम ऊपर लिख लेंगे, यह इस तरह से संख्या बनेगी। ए वाली है जो x की पावर b बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर c बटे x की पावर a धन x की पावर b धन x की पावर c। अब आपको इन तीनों में देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है। बटे में देखना पहले हर, यहाँ पर देखो यह संख्या लिखी, यह संख्या लिखी, यह संख्या, तीनों एक समान है, इसलिए यह इसका लघुत्तम होगा, एलसीएम आ जाएगा, x की पावर a धन x की पावर b धन x की पावर c। अब इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का ऊपर गुणा, तो x की पावर a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का ऊपर गुणा, तो x की पावर b में गुणा करेंगे तो यही संख्या मिलेगी। फिर से इसी में इसका भाग देंगे, एक बार गया, इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो x की पावर c आएगा। ठीक है, बात आया समझ में। अब देखो यह संख्या और यह संख्या एक सी है, यह कट जाएगी, यानी एक आपका आंसर आएगा। तो एक आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 10 का किस ऑप्शन में एक लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, सही आंसर है। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। 10 सवाल हमने कर लिए और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो यार। अगला देखो 11वां सवाल क्या लिखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। क्या 2 कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। चलिए कथन 1 को पढ़ते हैं। क्या लिखा, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है यार, p/q के रूप में लिखा जाता है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब कथन 2 पढ़ते हैं। कथन 2 क्या लिखा, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके उन अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी बात सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 12वां सवाल क्या है, अनुपात 4 की ऊपर 3.5, यह क्या लिखा है, 4 की पावर 3.5 लिखी है, अच्छे से देख लेना। 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 बराबर है। इनको आपको बस हल करना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। 12वां सवाल ये रहा आपका। ठीक है, 4 की ऊपर 3.5 धन 2 की पावर 5 है। इसको हल करेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाई संख्या बटे में है, तो 4 की पावर 3.5 बटे 2 की पावर 5 कर दिया। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्ग जो 4 होता है।
ठीक है। तो 2 का वर्ग है 4 होता है, इसलिए हम 4 को 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग कर देंगे, अब इस गुणा कर देंगे, 3.5 पहले से ही थे तो गुणत करेंगे 3.5 बटे 10 कहाँ से आए, क्योंकि संख्या वह थी 3.5। अभी हमने बताया था दशमलव को हम 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने भी अंक होते उतना शून्य, एक संख्या थी इसलिए 1 शून्य आएगा, तो 35/10 बन गए। अब इनको काट देंगे, यहाँ पर आप समझ लीजिए 2 लिखिए, 2 से काटिए 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 7 35, ठीक है। ऊपर बचेगा केवल 7, 2 की पावर 7 बचेगा, 2 की पावर ये वजह से 7, और नीचे बचेंगे 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, हम 2 की पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा थे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, बटी में 2 की पावर 5 पहले से थे, यह संख्या कट जाएगी, क्या बचेगा, केवल 2 की पावर 2 बचेगी। अभी बताया था कितना होता है, 4 होता है, और बटी में 1 बचेगा, तो 4:1 इसका आंसर आना है। तो 4:1 किस ऑप्शन में आ रहा है, जल्दी से बताइए। 4:1 ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया है। आ रहा है समझ, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं भाई, आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, एक बार फिर से देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। और यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, आप हम उसको उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगला देखो, एक घन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन 729 मीटर घन है, इसको हम समझ लेते हैं। हमें क्या दिया है, देखो प्रश्न में आयतन दिया है और हमें से ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर हम यहीं पर समझ लेंगे क्या है। देखो घन की ऊंचाई क्या है और घन का आयतन कितना दिया, 729 घन। तो घन का आयतन क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, घन का आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र क्या होता है, ए का घन होता है ना, भुजा का घन। भुजा मान लिया हमने ए, यानी ए का घन बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं, ए का घन। और आयतन हमें कितना दिया है, यहाँ पर देख लेते, आयतन हमें दिया है 729 दिया है, और वो होता है भुजा का घन, ठीक है। तो यानी यह घन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 की घात आएगी, ठीक है। इसको हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 729 थे यहाँ पर, यदि हम ए का मान निकालेंगे तो यह इस तरह से बनेगा। तो 729 किसका घन होता है, जल्दी से बताइए, 729 किसका घन होता है, तो आप कहेंगे कि 17 का घन होता है, 17 का घन हो जाएगा, 17 है जिसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 729 किसका घन होता है, 17 का घन नहीं होता है, किसका घन होता है, यह 9 का घन होता है, 9 का घन होता है, क्योंकि आप इसको हल भी कर सकते हैं। 9 का वर्ग कितना होगा, आपको पता होगा 81, 81 में 9 का घन पूछा है, तो 9 का घन कितना हो जाएगा, 81 गुणित 9 करेंगे तो कितना आएगा, आपको 729 मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर बनेगा, तीसरा इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न पहले से पहले आपको निर्देश दिया है, क्या दिया है, 14 से 16 दो क्वेश्चन, 14 से 16 क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में लिखे थे तथा दूसरा उसके कारण के रूप में लिखे थे। अब बताना कि जो अभिकथन दिया है उसका कारण वो सही है कि गलत है। देखो पहला, देखो अभिकथन क्या दिया, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, फिर क्या लिखा, कारण क्या दिया, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का लिखा है, 100 अंश का होता है, फिर से 100 लिखेंगे, 100 अंश का होता है। अब आपको बताना है कि इसका कारण सही है या फिर अभिकथन गलत है। तो यहाँ पर देखो, पहला जो अभिकथन दिया वो तो सत्य है, लेकिन इसका जो कारण दिया है वह असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ठीक है। आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। 15वां प्रश्न क्या, अभिकथन दिया है अचर शून्य घात वाला बहुपद होता है, कारण क्या है, जब बहुपद के पदों को चर की घातांकों के अवरोही क्रम में लिखा जाए तो इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोनों बातें हैं जो सत्य हैं, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखो, पहला कथन अभिकथन क्या दिया, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, कारण क्या, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी दोनों बातें क्या ये सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब आपको प्रश्न पढ़ना है, क्या दिया है, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है और एक विकर्ण की लंबाई दी है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए। 17वां सवाल है, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और एक विकर्ण कितना दिया था, 16 सेंटीमीटर का एक विकर्ण दिया है।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र? सूत्र होता है 1/2 गुणित D1 गुणित D2। D1 D2 क्या है यहाँ पर? D1 है जो पहला विकर्ण है और D2 है जो दूसरा विकर्ण है। इसको आपको फॉर्मूला जिसको याद नहीं है जल्दी से रट लीजिए, बिल्कुल कई प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं, तो यह परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसको आप सूत्र को याद कर लेना। अब इसमें मान रखना है क्षेत्रफल आपको पहले ही बता दिया था 240 है। 1/2 लिखेंगे D1 यानी पहला विकर्ण कितना दिया 16 सेंटीमीटर। D2 का मान निकालना है, काट देंगे 2 अट्ठे 16 होती हैं, 8 से काटेंगे 8 3 24 और 1 शून्य आ जाएगा, यानी D2 का मान कितना आएगा 30 है जो D2 का मान आना है। जल्दी से आपको ऑप्शन मिला लेना है, किस ऑप्शन में लिखा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 17 का 2 सही आंसर है। 18वां प्रश्न देखो, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हों तो सही विकल्प चुनिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल है जो ज़्यादा होगा आयत के परिमाप से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा आपको? 19वां सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है 19वां सवाल? x का मान ज्ञात कीजिए यदि x का 0.5% बराबर 3 है। इसको कैसे हल करना है यहाँ पर हमने आपको हल करके बताया है। देखो ये लिखा आपका 19वां सवाल, x का 0.5% बराबर 3। परसेंटेज का मतलब क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया, परसेंटेज का मतलब 100/100 होता है। 0.5% लिखिए तो 0.5/100। अब यहाँ पर 1 शून्य क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए यहाँ पर हम 1 शून्य और रखेंगे। अब इनको काट देना है, 5 1 5, 5 दूनी 10, नीचे आएंगे 200। ठीक है, ये बन गए 1/200। अब इनका पक्षांतर कर दिया तो 200 गुणा 3 आ जाएंगे, 200 का गुणा आपको 3 में कर देंगे तो आपको 600 मिलेगा। अब आपको ऑप्शन मिला लेने, किस ऑप्शन में लिखा है 600 जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहले में ही लिखा है तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल देखो, इसमें 2 कथन दिए। पहला कथन क्या? एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी प्राप्त होता है। दूसरा कथन क्या है? ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीकरण कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनका आपको सूची 2 से मिलान करना है। जैसे यह लिखा आयत, आयत में 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई होती है और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। पर ये वर्ग दिया है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर ए लिखा है वर्ग है ना। अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको देखो त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज का क्या हो जाएगा? इसका आपको सीधे मिल जाएगी सामने से 1/2 आधा गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये इस तरह से मिल जाएगी। फिर लिखा है यह व्रत बना है, व्रत की हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 से। अब एक ऑप्शन बचा है यानी भुजा का वर्ग, यहाँ पर बी नहीं ए आएगा। ठीक है, ठीक है, यह मिस्टेक है इसमें, यह है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब आपको इसी के अनुसार ऑप्शन देख लेना किस ऑप्शन में इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो जोड़ी लिखी है वह इसी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या है? यहाँ पर आपको देखो ये निर्देश दिया है, क्वेश्चन 22 से क्वेश्चन 25 हैं जो इसी चित्र से आपको हल होने वाले हैं। तो चित्र को अच्छे से ध्यान से देख लेना है, क्योंकि हम 22 से 25 तक के क्वेश्चन इसी चित्र से हल करने वाले हैं। जल्दी से 22वां प्रश्न देखेंगे, क्या लिखा? नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, यह बताना है। तो आप देख रहे हैं नृत्य है जो खेल कूद है, नृत्य वाली कितनी 38% है, 38%, जबकि कुल संख्या कितनी है 1800। तो 1800 का हमें 38% निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से आपको इस तरह से निकाल लेना है, 1800 लिखेंगे गुणित 38%, परसेंटेज का मतलब 100 में 100 आ जाएगा, 100 से 200 से 200 कट जाएंगे, फिर आपको 18 में 38 का गुणा कर देना है, गुणा आपसे बनता ही होगा। तो यानी 18 का 38 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 684 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, क्या लिखा? कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट एवं पेंटिंग का चयन किया है? क्रिकेट का भी और पेंटिंग का भी चयन करना है। तो क्रिकेट वाली कौन सी हैं? देखो क्रिकेट वाली हैं 7% और पेंटिंग वाले कौन से हैं? 32%। 32 और 7 हो जाएंगे कितने? 32 और 7 हो जाएंगे आपके 39। ठीक है, 32 और 7 कितने होते हैं? 39%। तो 39% यानी 3200, टोटल कितनी है? 1800। 1800 लिखेंगे, इनको हल कर दें, 200 से 200 जाएंगे, 39 का 18 में
गुणा कर देना है। 39 का 18 में आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर 702 इसका आंसर आएगा। गुणा करेंगे तो आपको 702 मिलेगा। आपको गुणा करके देख लेना। हम जल्दी से बता रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो 100 क्वेश्चन कराने हैं, जल्दी से देख लेंगे, नहीं तो आपका वीडियो और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अगला देखो, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात। तो यहाँ पर देखो, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थी और कराटे चुनने वाले कितने हैं, पेंटिंग वाले 32 और कराटे वाले कितनी हैं 10%। तो पूछा अनुपात, तो आपको क्या करना है, 1800 का 10% निकाल लेना है। और कितना निकालना है आपको, पेंटिंग यानी क्रिकेट वाले, क्रिकेट कितने, यहाँ पर देखो कराटे और पेंटिंग वाले कितने हैं 32, तो 1800 को आपको 32% भी निकाल लेना। जो संख्या निकलेगी वह इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना है। फिर क्या लिखा है, संगीत चुनने वाले कुल विद्यार्थी, संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, संगीत चुनने वाले 8% है, यानी 1800 का आपको 8% निकाल देना है। परसेंटेज का बटे 100 से 100 कट जाएंगे, 8 से 8 का 18 हम गुणा करेंगे तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 1 8 और 6 14, 144 आंसर है। 144 कहाँ पर लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। आगे देखेंगे अब 26वां प्रश्न क्या लिखा है। 26वां प्रश्न देखो, यह संख्या लिखी है 3 लिखा है, फिर अंडर लिखा है 27 धन 8। ठीक है, इसका मान बताना। देखो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ कर लिख देंगे। जैसे 27 के ऊपर 3 की घात थी, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 8 के ऊपर भी यही कंडीशन बनेगी। अब ये 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है 27, तो घन से यह वाला रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेंगे आपके 3 भर बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का घन होता है, यानी घन से यह वाला कट जाएगा, तो केवल बचेंगे 2। आया बात समझ में, नहीं आ रहा समझ में। जैसे अंडर 27 लिखे थे, एक संख्या हम बता देते हैं, अंडर 27 देंगे तो लिखेंगे 27 को हम 3 का घन लिखेंगे, तो इस घन से यह कट जाएगा। इसी तरह से 8 का बोला था हमने 2 का घन, यानी 2 घन से घन मूल कट जाएगा, 2 बचेगा। 3 गुणा 2, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। 6 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। ठीक है, 27वां सवाल देखो, कुछ ही क्वेश्चन और बचेंगे गणित की, बस गणित की क्वेश्चन खत्म, 30 तक क्वेश्चन आपको आने हैं। 27वां प्रश्न देखो, यह सवाल हम आपको हल करके बता रहे हैं, कैसे हल करना है, इस तरह से आपको हल कर देना है। 27वां ये लिखा है आपका, देखो यह आपका सवाल था, इसको एक एक स्टेप समझना और एक एक स्टेप आपको हल करते जाना। सबसे पहले हम भीतर का कोष्टक हल करेंगे। भीतर ये संख्या लिखी ना, इसको हम पहले हल करेंगे। देखो एक्स की पावर कितने थे, ऋण के 3/5, और इसके ऊपर कितने हैं 1/5, करनी लग जाती है तो 1/5 होता है, 3/5 गुणत 1/5। यहाँ पर समझ लेते हैं, ऋण के 3/5 लिखा है और गुणत लिखी 1/5 लिखी है। ठीक है, ऋण के 3/5 था और गुणा थे 1/5, इनको हम हल करेंगे, कितना आ जाएगा, ऋण के 3/25 आएगा, ऋण के 3/25 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया ऋण के 3/25। अब एक कोष्टक हल हो, उसके बाद में क्या लगा, ऋण के 5/3, यानी ऋण 3/5 के गुणा हम किस में करेंगे, ऋण के 5/3 में। तो ऋण से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका धन बनेगा, ऋण से गुणा करेंगे तो धन बन जाएगा। 3 से 3 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 25, 1/5 बचे बनेगा। तो इतनी संख्या का मान कितना आ जाएगा, 1/5। यहाँ पर हमने यह संख्या का काट के बताया, एक्स की पावर क्या बनेगा, 1/5 बनेगा। और 5 पहले से ही है, 5 से 5 कट जाएंगे, एक्स की पावर 1 बनेगा। एक्स की पावर 1 यानी इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स मान इसका आंसर आएगा। तो एक्स इसका आंसर आना है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ पर लिखा 27 का 1, एक्स का मान एक्स कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, 3 इसका सही आंसर है। आया बात समझ में। अगला देखो 28 में क्या लिखा, एक मेज को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। दुकानदार मेज को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, तो 25% का उसे लाभ प्राप्त करना है, और पहले वह 720 रुपये में बेचता है तो दुकानदार को 25% का लॉस होता है और उसे 25% का फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो पूछा है कि भाई कितने मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो कैसे हल करना है, इसको इस तरह से देखना है। जो हम लॉजिक बता रहे हैं भाई, आपको लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, रटना नहीं है, लॉजिक पकड़ना है। जैसे हमें प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 720। जब कोई चीज़ 720 पर बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। सबसे पहले हम देखेंगे 25% होता कितना है। जैसे 25% बोला तो 25% मतलब परसेंटेज मतलब 100, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ रहा है। तो 1/4 यहाँ पर ये लिखी ना 1/4, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। अब बात समझना, बात क्या है,
यदि कोई चीज़ है 720 में बेचा तो उसको 25% की हानि हुई, यानी 4 की चीज़ को 1 की हानि हुई, यानी वह कितने की बेची कहाई, 3 की बिकी हुई। यदि कोई वस्तु का 4 सीपी हो, नीचे जो संख्या लिखी होती है वह सीपी होता है, तो 4 इसका सीपी है और 1 की उसमें हानि हुई, यानी बेचा कितने का, कम का बेचा होगा तब तो उससे हानि हुई, तो 3 की बेची होगी। क्योंकि कोई चीज़ यदि कोई व्यक्ति है वह किसी चीज़ को खरीदता है, उसने मान लिया 4 रुपये में खरीदी और 1 का हानि हुआ, यानी बेचा कितने का हुआ, 3 रुपये का बेचा हुआ, तब तो उसको 1 की हानि होगी। तो 3 इसका विक्रय मूल्य होगा, 3, जबकि विक्रय मूल्य कितना दिया 720, तो 3 का मान कितना दिया 720। यहाँ से हम 3 का मान दिया तो 1 का मान निकालेंगे, तो 3 से 720 में इस तरह से आपको भाग दे देना है। भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 बचे 1, 3 चौके 12, कितना आया 240। 1 का मान आ गया 240, 1 का मान 240। अब पूछा कि 25% का हमें लाभ चाहिए, यानी यदि 25% का मान कितना होता है 1/4, यानी कोई चीज़ 4 की चीज़ है, 1 का लाभ चाहिए, यानी बेचना कितने का पड़ेगा 5 का, तो 5 का मान निकाल लेना है। जबकि हमें 1 का मान पता है, 5 का निकालना है, तो क्या करेंगे 5 का 240 में गुणा करेंगे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यदि हम आपको कहें कि 1 केले का मूल्य कितना है 2 रुपये है, तो 10 किलो का मूल्य कितना होगा, तो आप उसमें सीधा गुणा करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। तो 1 का उसी तरह से यहाँ पर आप कर देंगे, 1 का मान आपको पता था 240, 5 का पूछे तो 5 का 240 में गुणा करेंगे तो आपको 1200 है जो इसका आंसर आएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में लिखा है 1200, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 पहले ही ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यह वाला सवाल कर लीजिए। 29वां क्या लिखा है, एक्स वर्ग धन के एक्स है। देखो 29वें सवाल में क्या लिखा है, एक्स वर्ग धन की एक्स ऋण 6 बराबर 0 और एक्स वर्ग धन के 6x धन 9 बराबर 0, तो एक्स का मान निकालना। 2 समीकरण दिए हैं, बिल्कुल आपको इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर देखते हैं। 29वां सवाल यहाँ पर हमने हल किया है। पहला समीकरण ए लिखा है, दूसरा समीकरण ए लिखा है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा घटा देना, दोनों समीकरण को घटा देना। पहले में से दूसरा को घटाना है, तो घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाती है। यहाँ पर धन था इसलिए ऋण आ गया, यहाँ पर धन था इसलिए ऋण आ गया, यहाँ पर ऋण था इसलिए यहाँ पर धन बनेगा। ठीक है, अब यह संख्या धन में की है, एक ऋण की है, तो यह संख्या कटेगी। यहाँ पर देखो एक संख्या धन की और यहाँ पर ऋण की, तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 6 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर बड़ी संख्या चल रहा है, बड़ी संख्या ऋण की हो जाएगी। क्योंकि अब इस धन से नहीं देखना, आपको यह संख्या देखना, क्या ऋण बन रहा था, तो ऋण लगाएंगे यहाँ पर, ऋण के 5x धन बराबर लगाएंगे। यहाँ पर दोनों संख्या जुड़ जाएंगे, 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, तो 5x बराबर आ जाएगा 15। तो x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 15/5। ऋण कहाँ से आ गया, ऋण के 5 थे इसलिए ऋण यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऋण के 15/5 आएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, एक्स का मान कितना आ जाएगा, ऋण के 3 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा, ऋण के 3। ऋण 3 कहाँ पर लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो सही आंसर, 4 ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से 30वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या लगा, 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्म पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें कोणों की संख्या क्या है। ठीक है, इसमें कोणों की संख्या बतानी है। जैसे 3 रेखाएं मान लीजिए, एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई और यह होगी तीसरी रेखा। ठीक है, तीनों रेखाएं हो गई। अब इसमें से पूछा गया है, देखो पहली रेखा, दूसरी रेखा और 3 रेखा। ठीक है, इसमें पूछा कि प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने कोण बनते, कोणों की संख्या पूछी, तो गिन लीजिए। एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गए, 4 यहाँ पर बनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कोण बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला देखो 31वां सवाल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका गणित है जो खत्म हो गया, अब यहाँ से आपकी साइंस चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही आपको पेपर मिलना है, बिल्कुल छपा मिलेगा पेपर। ठीक है, तो पढ़ के ही जाना है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन है जो कुछ ऐसी क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको फंस जाए। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपको यह पढ़ के ही जाना है। 31वां प्रश्न देखो, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, कौन से हैं जो आवश्यक हैं यह बताना। तो पहला क्या लिखा, क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से हैं जो आवश्यक हैं। देखो सभी चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं, यानी ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। 32वां सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो ऐंठन किससे होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है जिससे हमें ऐंठन होती, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम देख रहे हैं क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं। जल्दी से यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से
कौन से एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण, एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों हैं जो एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण। और एक चीज़ और है यहाँ पर देखो, श्वेत कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण, यानी ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो 4 है जो सही आंसर है। यहाँ पर देखो मुर्गी का अंडा भी होता है भाई साहब, एक कोशिकीय संरचना में मुर्गी का अंडा भी आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, 3 नहीं, ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह था, भारत के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था वह कौन सा उपग्रह था, तो बिल्कुल सही आंसर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट था जो इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जोड़ियाँ आ रही हैं तो जोड़ियाँ मिला देनी है आपको। ठीक है, जोड़ियाँ मिलाएंगे, रंध्र, रंध्र की आपकी जोड़ियाँ किससे मिलाएंगी। ठीक है, रंध्र लिखा है, फिर क्या लिखा है, जाइलम, जाइलम का कार्य क्या है, जल का अवशोषण, जल का परिवहन करना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम क्या होता है, फ्लोएम का होता है भोजन का परिवहन करना। मूल रोम, मूल रोम बचा तो मूल रोम क्या हो जाएगा, रंध्र है जो बाष्पोत्सर्जन होता है, और मूल रोम है जो हो जाएगा जल का अवशोषण। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिला देनी है, यानी यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, यहाँ पर देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा पदार्थ है जो एक प्राकृतिक बहुलक पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रेशम है जो प्राकृतिक बहुलक है, पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, जल्दी से आगे देखेंगे, जल्दी से आप ये लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग अपनी कंजूसी दिखाते हैं, कंजूसी नहीं आपकी समझदारी दिखानी है, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करें। 37वां प्रश्न क्या है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, ऑर्गेनिक अम्ल जो बताना है जो अंगूर में पाया जाता है, तो सभी को पता होगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में भाई साहब टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न क्या है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, भविष्य की धातु किसे कहते हैं, तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 39वां प्रश्न, यहाँ पर देखो 39वें प्रश्न से 40 तक के प्रश्नों में आपको 2 अभिकथन और कारण मिलने हैं। तो अभिकथन क्या दिया, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकृषित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता। ठीक है, अब कारण क्या दिया, पत्तियों से जल के वाष्पोषण के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। अब आपको बताना कि अभिकथन दिया है वह सही है या फिर जो कारण दिया है कि वह सही है कि गलत है। ठीक है, तो आपको यह पहचानना है। तो देखो यह क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको दोनों के बारे में पता हो। देखो दोनों क्वेश्चन है जो सही हैं, दोनों अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न क्या, अभिकथन ए में क्या दिया, विटामिन बल वर्धक तत्व हैं जिनका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा कारण क्या दिया, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो आपका दोनों कथन सही है, यानी ए इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पर फिर से आपको जोड़ियाँ आ गई, तो जोड़ियाँ किस तरह से मिला लेनी है। अगला देखो क्या है, नींबू कैंकर की जोड़ी किससे मिल जाएगी, आपकी जीवाणु से। ठीक है, नींबू कैंकर की जोड़ी मिला देंगे आपको जीवाणु से। ठीक है, पहले से ही मिल जाएगी। दूसरे की गेहूं रस्ट कवक, भिंडी की पीत विषाणु। ठीक है, पहले से ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर क्या लगा, ध्वनि वेग का अधिकतम होती है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, कहाँ पर है जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सुनाई देती है, वायु में सुनाई देती है, वायु में। निर्वात में तो बिल्कुल हमें ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर बनेगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, तांबा है जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, इसीलिए हम घरों में देखते हैं तांबे के तार यूज करते हैं। तो ठीक है, अगला देखिए, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा है जो निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जय प्रकाश का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है, जल्दी से यह क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, आपको कमेंट में बताना है किसको यह पता था। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। ठीक है, जैव विकास का जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है।
फिर से आपको यहाँ पर जोड़ियाँ मिल रही, इनको आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नीला तोता और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जोड़ियाँ दी गई हैं इनको आपको मिला के बताना है। तो आपको इस तरह से मिलाया है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है वह इसका सही आंसर है। जल्दी से 47वां प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा, लोटनेक, स्टैटिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है यानी जिसमें सबसे अधिक घर्षण होता है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाले को लिखेंगे और फिर उससे सबसे कम वाले को लिखेंगे। तो देखो सबसे अधिक स्टैटिक घर्षण होता है, फिर सर्पी घर्षण, फिर लोटनेक घर्षण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 48वां प्रश्न, क्या पृथ्वी कई परतों से बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी परत है जो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो भूपर्पटी है, जो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा खालिस्तान में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में दोनों है जो परिवर्तन होते हैं, यानी भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध तो मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। दुग्ध उत्पादन से संबंध किसका है, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, यह जोड़ियाँ मिलानी है। यहाँ पर गुड़गांव, गुड़गांव की जोड़ी किससे मिल जाएगी, गुड़गांव की जोड़ी मिलाएंगे हम मोटर गाड़ियाँ, गुड़गांव की जोड़ी मिलाएंगे मोटर गाड़ियों से। कानपुर, कानपुर की जोड़ी किससे मिल जाएगी, हौजरी। ठीक है, और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोत निर्माण, लुधियाना की किससे मिल जाएगी, उर्वरक से। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बनेगा। अगला देखेंगे 54वां प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है यह आपको बताना है। तो धान है जो खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी है जो भारतीय विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्न घटनाओं को उनके कला अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित करना कि पहले कौन हुआ फिर उसके बाद में कौन हुआ है। तो आपको इसको सही क्रम क्या दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, तो इस क्रम में आपको जमा लेना है। अगला देखो, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो आपने अभी इनको देखा होगा, जनरल बिपिन राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 57 का 2 सही है। जनरल बिपिन रावत हैं जो यह पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, अगला देखेंगे 57 प्रश्न हो गए हैं और अभी तक कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। 58वां प्रश्न देखो क्या है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं और आप अपने उसको सब्सक्राइब भी नहीं करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम अगला वीडियो दे पाएंगे। जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी वीडियो इस तरह से बनाएं। 58वां प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या है, सामुद्रिक। आपने देखा हो समुद्र जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस है जो हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, यह भी याद रखना। 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला देखेंगे, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप है जो किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने है जो सांची का स्तूप बनवाया था। ऑप्शन 4 सही आंसर है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, किस कवि ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा था, तो यह जो कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। यहाँ पर कथन 2 कथन दिए हैं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। कथन दूसरा क्या, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अब बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, जबकि देखो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति
कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। किन किन व्यक्तियों को यह क्वेश्चन पता है कमेंट में जरूर बताना। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? B.S. नौपाल। B.S. नौपाल हैं जो बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो कालक्रम आपसे पूछा गया, कालक्रम से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो कालक्रम में देखो पहले क्या आ जाएगा आपका चंपारण आंदोलन, फिर आएगा उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, और फिर खीरा सत्याग्रह। बिल्कुल इसी तरह से आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या लिखा, जनगण मन पहली बार किस वर्ष में गाया गया? जनगण मन है जो पहली बार कब गाया गया था? 1947 में, 1911 में यह गाया गया। जनगण मन है जो 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। मिलान करेंगे, जैसे मैक्सिको लिखा है तो मैक्सिको की किससे जोड़ी मिल जाएगी? तो मैक्सिको की है जो किससे जोड़ी मिलेगी? पेसो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो, ठीक है। फिर क्या लिखा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की जोड़ी मिलाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की किससे मिल जाएगी? आपकी यूरो। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है यूरो। जापान, जापान है जो जापान की किससे मिल जाएगी? जापान की मुद्रा एन, और सऊदी अरब की क्या है? रियाल, ठीक है। यह इसकी जोड़ी मिलेंगे। ऑप्शन 2 सही आंसर है, ठीक है। यहाँ से आपको मुद्रा पूछी गई थी। फिर से आपको 2 कथन दे रहे हैं। 2 कथन, पहला कथन है कि पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। अब बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन है जो असत्य है। तो देखो दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं, ठीक है। 70वां प्रश्न देखो, 70वां प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जल्दी से बता दीजिए, रक्त में पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान है जो 7.4 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो 71वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन 4 सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आपको यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। कमल है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? जल्लीकट्टू है जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला देखो, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? अयोध्या है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही आंसर है सरयू। सरयू नदी के किनारे है जो अयोध्या स्थित है। उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। जीएसटी का संबंध है, जीएसटी का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। हमने 75 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, ठीक है। ये इस खुशी में आप लोग एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दें। 76वां प्रश्न क्या है? सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। सही जोड़ियां फिर से आ गई। हीराकुंड परियोजना, हीरो नहीं बनना, हमें क्या करना? हीराकुंड परियोजना लिखा है तो हीराकुंड परियोजना की जोड़ियां मिलानी है। किससे मिल जाएगी? हीराकुंड परियोजना की जोड़ी मिलेगी आपका ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा से इसकी जोड़ी मिलेगी। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और भागड़ी परियोजना पंजाब। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? सभी को पता होगा 8 मिनट में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो 78वां प्रश्न है, झूम किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? झूम किसे कहते हैं? तो झूम है जो हम लोग किसे को बोलते हैं? झूम है जो खेती की पद्धति को बोलते हैं, ठीक है। 79वां प्रश्न देखो, भिंड मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की? मिड डे मील, यह याद रखना, मिड डे मील योजना सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो सबसे पहले तमिलनाडु ने लागू की थी। ऑप्शन 4 सही आंसर है। नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया? नाबार्ड है जो किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1982 में आया था। ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है पारिस्थितिकी के विविध
अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कथन 2 क्या है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता। इसमें बताना कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखो पहला कथन है जो सही है, लेकिन जो कारण कथन 2 दिया वह असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 82वां प्रश्न। 82वां प्रश्न क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव पूछा है, तो हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी में स्थित है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी में। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता है। मुगल काल में जनपद को क्या कहते थे, तो मुगल काल में जनपद को सरकार कहते थे। ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो किसके काल में हुई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ऑप्शन 1 सही आंसर है। अब यहाँ पर आपको फिर से जोड़ियाँ आ रही हैं, इनको मिलान करना है। बख्त खां, बख्त खां की किससे जोड़ी मिलाएंगे, बख्त खां की जोड़ी मिल जाएगी आपकी आगरा, यहाँ पर दिल्ली। बख्त खां है जो दिल्ली से संबंधित हैं। मौलवी अहमदुल्ला किससे, अवध से मिलेगी। कुंवर से हैं जो किससे संबंधित, आरा। ठीक है, नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ पर होता है, तो आपका सही आंसर है यकृत में होता है। यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अब फिर से जोड़ियाँ आ रही हैं, जोड़ियाँ बताना है, इसमें मिलान करना है। विटामिन के है जो, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, विटामिन के की जोड़ी मिलाएंगे हम अल्फा अल्फा, विटामिन के से हो जाएगा अल्फा। ठीक है, विटामिन डी कहाँ पर होता है, देखो विटामिन डी की जोड़ी किससे मिल जाएगी, जल्दी से बताइए। विटामिन डी है जो, यह मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कांड यकृत तेल। विटामिन ई कहाँ होता है, गेहूं भ्रूण तेल में। ठीक है, और एक बचा विटामिन सी, नींबू खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर बनेगा। अगला देखो, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सी फसल है जो नगदी फसल में नहीं आती, तो कौन सी फसल जो नगदी फसल में नहीं आती, गेहूं है जो नगदी फसल में नहीं आती, रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। फिर से जोड़ियां आ रही हैं, इसको मिलान करना है। यहाँ पर देखो जोड़ियों को मिलान करेंगे, यहाँ पर जोड़ी लिखी है, इनका हमें मिलान करना है। यहाँ पर ये लिखी ना, देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। कैसे करेंगे, एस्किमो की जोड़ी मिलाएंगे। एक्सकिमो की जोड़ी किससे मिलाएंगे, तो एक्सकिमो की जोड़ी मिल जाए अलास्का से हैं। और यहूदी की जोड़ी किससे मिलाएंगे, यहूदी की जोड़ी मिलेगी आपकी इजराइल से। और लेप्स की जोड़ी किससे मिलेगी, यूरोप से। और गोंड की जोड़ी किससे मिलेगी, भारत से। अब कौन से ऑप्शन मिल रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या, राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा कथन, विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। अब बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही। देखो दोनों कथन इसके सही है। कथन 1 भी सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात। विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, तो दूसरा कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं, यानी इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला देखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाते हैं, तो हम 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो दूसरा है इसका सही आंसर हो जाएगा। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है, सर्वोच्च पद क्या होता है भाई साहब, सर्वोच्च पद है जो एडमिरल होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। असम का काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है।
फिर क्या लिखा है NITI नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का भाई साहब पूरा नाम पूछा है तो नीति आयोग का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन 2 सही आंसर है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछ लिया संप्रभुता है जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो न्यायपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यह पादप व वृक्ष संरक्षण से है। वृक्षों की कटाई हो रही थी तो यहाँ पर क्या हुआ था कि लोग थे जो वृक्षों से लिपट गए थे। उनका कहना था कि पहले मुझे काटिए फिर वृक्षों को काटिए। वृक्षों को कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने 100 क्वेश्चन कर लिए PMSSB के लिए 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर करें और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।